चीन का नया वायरस कोरोना से भी ज्यादा घातक। जी हां, एक नया वायरस चीन में फैला है जिसने देश दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो कोरोना के बाद चीन ने एक बार फिर से दुनिया के सामने ये नई बीमारी की टेंशन बढ़ा दी है, जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। क्या है ये बीमारी? चीन में एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि H9N2 वायरस से हाहाकार मचा हुआ है। पूरे देश में रोजाना 7,000 से भी ज्यादा मरीज पाए जा रहे हैं। इनमें बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। चीन का कहना है कि बच्चों में निमोनिया जैसी बीमारी फैल रही है, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हालांकि इस बीमारी के कुछ लक्षण निमोनिया से बिल्कुल अलग हैं। बच्चों के फेफड़ों में सूजन आना, सांस लेने में दिक्कत के साथ ही खांसी और तेज बुखार की शिकायतें भी आ रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चीन से बीमारी को लेकर जानकारी मांगी है और टेस्ट रिपोर्ट भी भेजने का आग्रह किया है। तो वहीं पड़ोसी मुल्क में फैल रही बीमारी से भारत में भी अलर्ट है। यहां सरकार ऐसे मामलों पर निगरानी रख रही है और ऐसे में भारत के कई राज्यों में इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। तो क्या है लक्षण, एक बार हम बता देते हैं आपको। देखिए, सांस लेने में दिक्कत होती है, ये एक बहुत बड़ा लक्षण है इस वायरस का। फेफड़ों में सूजन आ जाती है, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होने लगता है। इस वायरस के ये कुछ लक्षण, जिनमें अचानक बुखार आना भी शामिल है। बच्चों में सबसे ज्यादा तेजी से ये वायरस फैलता है। इसके साथ ही खांसी, आमतौर पर सूखी खांसी आना, ये इसका एक लक्षण है। और इसके साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया कि फेफड़ों में सूजन आना भी ये एक बहुत बड़ा लक्षण है इस वायरस का। अब देखिए, ये वायरस तेजी से फैलने लगा है। चीन में इसके कई मरीज सामने आ रहे हैं और सबसे ज्यादा बच्चों में ये वायरस तेजी से फैल रहा है। तो वहीं भारत की बात करें तो भारत में भी कई राज्यों में इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। बात अगर प्रदेश सरकार की करें, हरियाणा सरकार की करें, तो हरियाणा के भी कुछ जिले ऐसे हैं, कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर इस वायरस H9N2 को लेकर अलर्ट जो है जारी किया गया है। तो इधर स्वास्थ्य विभाग भी अभी से अलर्ट मोड पर आ गई है ताकि किसी तरह की दिक्कतें जो हैं आगे ना पैदा हो। और देखिए, इसी वायरस पर जानकारी लेंगे, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं और किस तरह से इस बीमारी को, इस वायरस को समझा जाए। और हमारे साथ डॉक्टर सतवीर चौधरी जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व डीजी हेल्थ हैं। मैं बहुत स्वागत करूंगी सर आपका। मेरे साथ डॉक्टर अंशुमन कुमार भी जुड़ गए हैं, ये हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर अंशुमन, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर सतवीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक ये नया वायरस H9N2, इसने कहीं ना कहीं चीन में तो दहशत फैलाई ही है, लेकिन अब भारत भी इससे डरने लगा है। कई प्रदेश ऐसे हैं जो इस वायरस को लेकर अलर्ट भी जारी करने लगे हैं। सबसे पहले तो समझाइए सर, ये नया वायरस आखिर क्या है? कोरोना के बाद ये नई क्या बीमारी आ गई है? धन्यवाद श्रुति जी। सबसे पहले तो मैं आपको और चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने समय से, बीमारी के आने से पहले ही बीमारी के लक्षण बताए और हमारे माध्यम से भी खुद भी आप इसका प्रचार कर रहे हैं। ये जो संक्रामक रोग हैं, खास तौर से जो हवा से फैलने वाले, बहुत तेजी से फैलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और फैलने के बाद कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अवेयरनेस करना सबसे अच्छा कंट्रोल है। जो आप अवेयरनेस कर रहे हो, इसके बारे में स्प्रेड कर रहे हो, वो सबसे जरूरी है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और हम भी कोशिश करेंगे कि इसके बारे में जो कुछ बताया जा सके बताएं। दूसरी, आपने अभी कह रहे थे कि घबराने की और डरने की बात है। घबराने और डरने से कोई बीमारी ठीक नहीं होती, उल्टा इम्यूनिटी खराब होती है। हमने घबराना और डरना नहीं है, हमें सावधानी लेनी है बस। जिस मरीज को खांसी है, चाहे फ्लू है, इन्फ्लुएंजा, ये है तो एक तरह का फ्लू ही, थोड़ा ऐसा फ्लू है जिसमें फेफड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं। आमतौर पर फ्लू में नाक और गले में गड़बड़ होती है, इसमें थोड़ा नीचे तक चली जाती है। तो ट्रेकिया जो है, सांस लेने की नली है, ट्रेकिया में तो ये वायरस जाता ही जाता है। कई बार ये वायरस फेफड़ों में चला जाता है, तो जब फेफड़ों में जाएगा, निमोनिया हो जाएगा तो खतरनाक बात हो जाएगी। जैसे कोरोना में था
उसमें फेफड़े बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते थे, पर्टिकुलरली सेकेंड वेव में फेफड़े बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हुए। थर्ड वेव में हम लकी थे कि फेफड़े कम इन्वॉल्व होते थे। लेकिन ये जो अब तक की जो जानकारी है H9N2 के बारे में, फेफड़ा कम इन्वॉल्व होता है, लेकिन इन्वॉल्व जरूर होता है। अगर 100 में से 2 केस में भी फेफड़ा इन्वॉल्व हो जाएगा तो उनको मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, जब ये एक बार आ जाता है कहीं पर भी, किसी भी क्षेत्र में कहीं पे भी आ जाएगा, तो क्योंकि हवा से फैलने वाला वायरस है, तेजी से फैलेगा। पॉजिटिव बात क्या है, एक तो डरना हमें नहीं है अभी। दूसरी पॉजिटिव बात ये, हर वायरल डिजीज 8 दिन में 10 दिन में अपने आप खत्म हो जाती है। ये एक इसकी पॉजिटिव चीज है। और इसको मारना बहुत आसान है वायरस को। जैसे कोरोना वायरस को मारना बहुत आसान था, चिपट से मर जाता था, थोड़ा सा गर्म करने से मर जाता था। इसी प्रकार ये वायरस हवा में जब होता है तो आसानी से मर जाता है, लेकिन जब शरीर के अंदर होता है फिर मारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास कोई दवाई नहीं है एंटीवायरस, और अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, और वैक्सीन बन भी नहीं सकता, क्योंकि पहले अब H9 चल रहा है, पहले H5 था, H7 था, तो म्यूटेशन करता है वायरस जल्दी जल्दी। जब तक हम 6 महीने में 8 महीने में इसका कोई एंटीडोट बनाएंगे, कोई वायरस बनाएंगे, तब तक ये अपना रूप बदल लेगा, म्यूटेशन कर देगा। ठीक है डॉक्टर। इसलिए आसानी से इसका वैक्सीन बनना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम। ठीक है, अब मैं डॉक्टर अंशुमन का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर अंशुमन, देखिए जब कोरोना वायरस आया था, शुरुआत में उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया था, बहुत लाइटली लिया गया था, जिसके परिणाम हमने भी देखे थे। अब H9N2 जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, क्या ये उसी तरह का वायरस है या उससे कुछ हल्का है, या उससे ज्यादा खतरनाक इसको हम समझ सकते हैं? कैसे समझाएंगे इस वायरस को? सबसे पहले तो उस पर आप अपनी बात रखिए। जी, देखिए कोरोना वायरस जो फैमिली थी कोरोना विरिडी, उसके पुराने वायरस थे, लेकिन कोरोना विरिडी फैमिली का जो वायरस आया जिसको कोविड-19 बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल पाया गया, ये बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव कर रहा था। अलग क्या था? कोरोना विरिडी फैमिली के मैक्सिमम वायरस सर्दी नजला मतलब अपर रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम कराता है, ये लोअर रेस्पिरेटरी में करा रहा था, मतलब फेफड़े में इंजरी कर रहा था, इसलिए बात चिंताजनक हो गई। दूसरा, इसमें इम्यूनिटी डेवलप होने में समय बहुत लग रहा था। उसकी तरह ये वायरस नहीं है। ये वायरस इन्फ्लुएंजा ए, जिसको आमतौर पे फ्लू बोलते हैं सिंपली, इसका पहला आउटब्रेक जो नोटिस है हमारी हिस्ट्री मेडिकल साइंस की 1918 में हुआ था, जिसको उस समय नाम दे दिया गया था स्पेनिश फ्लू। बाद में डिसीजन हुआ कि भाई किसी कंट्री के नाम पे नहीं देना उचित है, हट गया। उसी के म्यूटेशन होते रहते हैं। जैसे आप सुनते होंगे कि सीजनल फ्लू आया है, और अभी किसी को हुआ 3 हफ्ते बाद दोबारा हो जाता है, क्योंकि ये स्ट्रेन बदलता है अपना वायरस। ये चर्चा में इसलिए आया कि चीन में इस बार आउटब्रेक बहुत ज्यादा हो गया, बहुत केसेस बच्चों में हो गए, इसलिए लोगों को लगने लगा कि ऐसी क्या समस्या, कोई खतरनाक वायरस आ गया क्या? फ्लू वायरस ही है, उसका विरुलेंस मतलब गंभीर करने की क्षमता थोड़ी ज्यादा हो गई है, और अभी तक जो स्ट्रेन चल रहा था उससे भिन्न हो गया है। तो प्रीवियस इम्यूनिटी इसमें काम नहीं कर रही है, अंतर इतना ही। प्रीवियस इम्यूनिटी से मतलब वायरस के स्पेसिफिक इम्यूनिटी, लेकिन जिनकी इन जनरल इम्यूनिटी स्ट्रांग है, मारक क्षमता वायरस के प्रति उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है, उन पे असर नहीं कर रहा है, इसलिए भी बच्चों में कर रहा है। अब हमें टेंशन क्यों है कि ये फर्दर स्ट्रेन म्यूटेट करके कोई फेफड़े की इंजरी ना करा दे, नंबर 1। नंबर 2, किसी ज्यादा म्यूटेशन के कारण किसी और रूप में ना निकल जाए और बहुत तेजी से स्प्रेड करने लगे, मतलब चीन से बाहर भारत में अलग अलग कंट्री में। ये 2 चिंता का विषय है, इसलिए सर्विलेंस पे रखना है। इसलिए मिनिस्ट्री भी आगाह कर रही है कि इसको कॉन्शियसली देखें। ठीक है सर, 2 चीजें आपसे मैं यहाँ पर और जानना चाहूंगी। एक तो ये क्या तेजी से फैलता है या नहीं, क्योंकि हमने कोरोना को भी, मैं बार बार कोरोना का इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि उस तरह का वायरस पूरी दुनिया ने देखा, उतनी स्पीड से ये फैलता है या नहीं, और बच्चे ही क्यों इसके ज्यादा शिकार हो रहे हैं? जी, देखिए जो कोरोना वायरस तेजी फैलने वाली बात इसलिए आई थी कि लॉकडाउन डिस्टेंसिंग की बात हुई कि कितने लोगों को संक्रमित कर रहा है, तो देखा गया काफी कर रहा है। लेकिन इन्फ्लुएंजा ए वायरस भी उसी का H9N2 जो उसी का वेरिएंट है, ये भी वायरस फैलता है, लेकिन इसका ड्रॉप रेट मतलब कोई चेस्ट स्नीज करे, खांसी करे, तो उतनी दूरी तक नहीं फ्लोट करता रहता जितना कोरोना वायरस फ्लोट करता था। तो इसमें है कि अगर बहुत क्राउडेड माहौल में नहीं रह रहे हैं तो बच्चे इन्फेक्ट नहीं होंगे या कम होंगे, इसकी संभावना है। अब दूसरी बात है बच्चों में क्यों? बच्चों का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ज्यादा ससेप्टेबल होता है, उनके लिम्फॉइड फॉलिकल्स, इसमें उदाहरण के तौर पर टॉन्सिल, वाल्डेयर्स रिंग,
ये उतने डेवलप नहीं होते हैं जो बड़ों के हो जाते हैं। बच्चों में प्रीवियस इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन और उसके खिलाफ बनने वाली इम्यूनिटी जितनी बड़ों में हो जाती है, बच्चों में नहीं होती है। लेकिन बच्चे इन्फेक्ट तो जल्दी होंगे, लेकिन इम्यून मॉड्यूलेशन ऐसा होगा कि उससे रिकवर भी फास्ट हो जाते हैं। अगर बड़ा कोई इन्फेक्ट होता है, अगर उसका इम्यून सप्रेशन है, तो उसमें रिकवरी में टाइम लगेगा। यही अंतर है बच्चों और बड़ों। ठीक है, मैं डॉक्टर सतवीर आपसे जानना चाहूंगी, एक बात इसमें और सामने आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पक्षियों में भी हो रहा है और पक्षियों से भी ये वायरस फैल रहा है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? बेसिकली ये जो वायरस है, जो म्यूटेशन आई तो ये पक्षियों से ही है, कुछ टाइप के स्पेशल बर्ड से आई है। उसके बाद इसीलिए चिकन से भी डर रहे हैं लोग, तो क्योंकि उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी ये वायरस पाया गया है। इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि जो बीमारी चिकन में हो रही है या पंछी में हो रही है, हो सकता है उतनी खतरनाक उसमें ना हो, आदमी में ज्यादा खतरनाक हो। ये वेरिएशन पॉसिबल है। तो ये ठीक बात है कि ये पक्षियों में भी ये बीमारी होती है और पक्षी इसका एक तरह से एक माध्यम बन सकते हैं इसको फैलाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह फैलाने के लिए। और लोकली जो फैलेगा वो हवा से फैलेगा, और हवा से कोई भी हवा जनित बीमारी जो है वो एक बार होने के बाद तेजी से फैलती है। तो ये पक्षियों से भी इंसानों में फैल सकती है? आई तो शुरू में तो पक्षियों से ही आई है ये। शुरू में तो पक्षियों से ही आई है। एक्चुअली चीन में आपको अच्छी तरह पता होगा, चीन में लोग बहुत कुछ खा जाते हैं जी। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनको संसार में कोई नहीं खाता, कुत्ता है, चूहा है, ऐसी कई सारे जानवर हैं जिनको वर्ल्ड में बाकी लोग नहीं खाते, लेकिन चाइना में उनको खाया जाता है। दूसरा एक और वहाँ ट्रेंड है कि इमीडिएटली मत से ही उनको खाना शुरू कर देते हैं, अच्छी तरह उबालते भी नहीं है, कच्चे को मांस उतार कर खाना शुरू कर देते हैं, जबकि ये इसको क्रूरल्टी मानते हैं। भारत में तो खास तौर से क्रूरल्टी मानी जाती है। तो उसके कारण भी ये इन्फेक्शन, जो इस प्रकार की जो इन्फेक्शन चाइना में ओरिजिनेट, एक कारण लोग ये कहते हैं ये भी हो सकता है क्योंकि वो तुरंत मार के कच्चे तुरंत ही उसको थोड़ा सा पका करके खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ओके, मैं डॉक्टर अंशुमन आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जो लोग हमें, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जरूर ये समझना चाहेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं, कि अगर उनके बच्चों के अंदर या इस तरह की कोई भी बीमारी अगर वो अपने बच्चों के अंदर पा रहे हैं, तो डर एक लोगों के अंदर बैठ रहा है, तो क्या इसके लक्षण हैं, और अगर ऐसे कोई लक्षण सामने आते हैं तो उसके लिए क्या कदम जो है वो उठाने चाहिए? जी देखिए, अभी डरने की इसलिए जरूरत नहीं है कि ये अभी चाइना से ऑन रिकॉर्ड कहीं बाहर कंट्री में फैली नहीं है बीमारी। दूसरी बात की इन्फ्लुएंजा ए का सब टाइप है H9N2। जो लक्षण हैं वही हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब सर्दी होना, नजला होना, नाक में जलन, गले में खसखसाहट, आंखें लाल हो जाना और खांसी होना, यही लक्षण कॉमन है। इससे जब प्रोग्रेस करेगा किसी कारण से, या तो इम्यूनिटी गड़बड़ हो या ये नेग्लेक्ट हो जाए, मतलब ऐसी कंडीशन में बच्चे खेलते रह जाएं, स्कूल जाते रह जाएं, रेस्ट न मिले, हाइड्रेशन न मिले, तो ये प्रोग्रेस करके फेफड़े को इन्फेक्ट कर सकता है या बुखार बहुत तेजी से और बहुत लंबे समय के लिए आ सकता है। सबसे पहला काम है प्रिवेंशन, कि बच्चे को भी अवेयर करना है कि स्कूल जा रहे हैं, प्लेग्राउंड खेलने जा रहे हैं, अगर कोई भी बच्चा वहां जिसको सर्दी नजला हो रहा है तो उससे दूरी बनाएं और उस बच्चे को गाइड करें कि आप घर जाइए, रेस्ट कीजिए, क्योंकि बाकी लोगों को संक्रमित करेगा। अगर ऐसी जगह जा रहे हैं जो क्राउडेड है, जैसे घूमने के लिए मॉल, मूवी थिएटर, कहीं जा रहे हैं, तो बेहतर होगा अभी के समय की जरा मास्क का प्रयोग बच्चों को कराएं और एडल्ट भी करें तो बेहतर है, क्योंकि एडल्ट कैरियर तो अभी बन ही सकते हैं। और अगर हो जाए तो बच्चे का हाइड्रेशन पहला, एंटीबायोटिक न दे बिना डॉक्टर की सलाह के दूसरा, विटामिन सी का उपयोग करें, नेचुरल सोर्स से करें तो बेहतर है, जैसे नींबू, आंवला, इस तरह का, और बच्चे को प्रॉपर रेस्ट दें। वायरल फीवर से रिकवरी में रेस्ट का बहुत बड़ा रोल है, तो बच्चा रिकवर कर सकता है। और डॉक्टर अंशुमन, मेरा आपसे सवाल ये इसलिए भी था क्योंकि अभी हम भी कुछ इस तरह की केसेस देख रहे हैं, जैसे कि मैंने बात की, हरियाणा में भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर स्वास्थ्य विभाग इस बीमारी को लेकर अभी से अलर्ट हो गया है, या बच्चों में इस तरह के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो डॉक्टर सबसे पहले पेरेंट्स को ये एडवाइस दे रहे हैं कि जाके उनके टेस्ट करवाएं, ताकि चीजें जो है वो क्लियर हो पाए, और उसके बाद ही बच्चों का इलाज किया जा रहा है, उनको दवाई दी जा रही है। जी, अभी जो स्वास्थ्य विभाग या डॉक्टर सारा जो काम कर रहे हैं, एक्चुअल
एज पर प्रोटोकॉल कर रहे हैं। मतलब काम ऐसे ही होना चाहिए कि कोई भी चीज हो उसको लाइटली ना लें, तैयारी अपनी पूरी रखें और जांच के बिना दवा न दें। दवा से मतलब है एंटीबायोटिक। हाँ जी। बेसिक बुखार की दवा आप दे सकते हैं, हाइड्रेशन दे सकते हैं। तो डॉक्टर अभी यही कर रहे हैं, प्रिकॉशन इसलिए ले रहे हैं कि जो मुहावरे में कहते हैं दूध का चला छाछ भी फूंक के पीना, और ये अच्छी चीज है। कोई चीज स्प्रेड होकर अनकंट्रोल हो जाए, कोविड जैसा वैसा ना हो, तो ये बेहतर रहेगा। ठीक है, मैं डॉक्टर सतवीर आपसे जानना चाहूंगी, देखिए क्योंकि डॉक्टर अंशुमन ने भी ये बात कही, आपने भी कही कि अभी ये वायरस भारत में नहीं कहा जा सकता है कि सामने आया है, इसका कोई भी केस तो फैला भी नहीं है, ये तो दूर की बात है। लेकिन क्या अभी से हमें प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, या फिर आप अगर सरकार की अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है सरकार को अभी से थोड़े यहाँ पर किसी तरह की कोई एडवाइजरी जारी करनी चाहिए या कुछ सख्त कदम, ठोस कदम उठाने की जरूरत है क्या, ताकि वायरस देश के अंदर आने ही ना पाए? बिल्कुल आपने ठीक कहा, प्रिकॉशन अभी से ली जानी चाहिए। एक कहावत है पुरानी कि अगर 100 आदमियों की बारात आ रही है तो 150 आदमियों का 200 आदमियों का खाना बनाया जाता है। तो अगर प्रिकॉशन ज्यादा ले भी ली गई तो सरकार के पास कोई पैसे की कमी नहीं, कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं। लोगों के पास, गरीब आदमियों के पास, आम जन के पास पैसे की, रिसोर्सेज की कमी हो सकती है। तो सरकार को अधिक से अधिक तैयारी करनी है। ज्यादा से ज्यादा ये होगा केस नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन तैयारी पूरी करनी चाहिए। और लोगों को डरना नहीं है, सावधानी बरतनी है। सावधानी बहुत जरूरी है। जैसे अभी डॉक्टर अंशुमन बता रहे थे, किसी बच्चे को खांसी है, हम लक्षण में ज्यादा नहीं जाना चाहते। इस टाइप के प्रोग्राम में लक्षण बताने का मुझे ज्यादा फायदा नहीं है। किसी भी बच्चे को जुकाम है, खांसी है, कुछ इस टाइप के सिम्टम हैं, तो उसके बाकी बच्चों से अलग कर दिया जाए। और स्कूल में प्रिंसिपल को, स्कूल वालों को खास तौर पे निर्देश दिए जाए कि जिस बच्चे को इस टाइप के सिम्टम है उसको स्कूल में ना आने दिया जाए। उसको 5-6 दिन घर रहेगा, आराम करेगा, ठीक हो जाएगा। आराम की भी इम्पोर्टेंस है, अच्छे खान पान की भी इम्पोर्टेंस है। विटामिन सी, आंवला और नींबू तो देना ही है। बाकी जो आयुर्वेदिक कई चीजें हैं, पिछली बार रामदेव जी की कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो आयुर्वेदिक कुछ चीजें हैं, कुछ काढ़े हैं, कुछ और जो इम्यूनिटी बढ़ाने की जो भी चीजें नोन हैं उन सबको लिया जाना चाहिए। और खाने में प्रोटीन ज्यादा लेने में फायदा है, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, मीट और अंडा कम खाते हैं, तो इसलिए दूध ज्यादा लेना जरूरी है। ठीक है डॉक्टर, यहाँ पर हम अपने दर्शकों को एक बार ये भी बताना चाहेंगे कि WHO की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं इस वायरस को देखते हुए, एक बार वो अपने दर्शकों को बता देते हैं कि कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना बेहद जरूरी है, खुद से दवाएं ना लें, आसपास के इलाकों में भी साफ सफाई का ख्याल रखें, प्रिकॉशंस बहुत जरूरी हो जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करें। देखिए ये WHO की गाइडलाइन सामने आई है, अपने घरों में साफ सफाई जरूर रखें। WHO कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क भी उपयोग में लाएं, कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि अब गाइडलाइन जो है वो WHO ने भी जारी कर दी है। तो इसका मतलब ये है कि अभी से हमें हालातों को सामान्य बनाए रखने के लिए कुछ बचाव जो है, बचाव के तरीके उनको अपनाना है। भारत स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान आया है कि भारत में इस वायरस के फैलने का खतरा काफी कम है। मंत्रालय स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए है। देखिए मंत्रालय ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने नजर बनाई हुई है। भारत में सांस संबंधी बीमारी के समूहों से भारत को कम जोखिम है, ये भारत स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। इस खतरनाक वायरस से लड़ने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। भारत में इस वायरस के फैलने का खतरा काफी कम है। देखिए एक राहत भरी बात यह है कि भारत में इस वायरस के फैलने का खतरा जो है वो काफी कम है, ये खुद स्वास्थ्य मंत्रालय बता रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि हमने पूरी नजर इस वायरस पर बनाई हुई है। देखिए क्योंकि देश में कोरोना फैलने के बाद कहीं ना कहीं सभी लोग तो अलर्ट हुए ही हैं और विभाग भी ये समझ चुका है कि कैसे कोई गंभीर बीमारी को देश में फैलने से रोकना है, और इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ये कहता हुआ नजर आया है कि हमारी जो नजर है वो पूरी बनी हुई है इस वायरस पर। चलिए सीधा अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, अपने मेहमानों का रुख करते हैं। डॉक्टर अंशुमन, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए WHO की गाइडलाइन भी हमने बताई, स्वास्थ्य मंत्रालय इसको लेकर किस तरीके से अलर्ट है वो भी हमने बताया।
WHO की गाइडलाइन की अगर बात करें तो अभी से कह दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की एक बार फिर से जरूरत आ गई है, और साथ ही सबसे जरूरी बात जो कि हम पॉल्यूशन के लिए भी हमारे लिए फायदेमंद साबित होता है, मास्क लगाना। तो मास्क लगाने की भी बात यहाँ पर WHO की गाइडलाइन में सामने आई है। जी जी बिल्कुल। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग जिस टाइप कोरोना के समय जिस प्रकार का किया गया वैसी अभी जरूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि इस तरह की समस्या भी भारत में आई नहीं है, पहली बात। वो मैंने डिस्टेंसिंग का ही एक मॉडिफाइड वर्जन मैंने बताया कि प्लेग्राउंड में अगर किसी बच्चे को सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उससे दूर हो जाए, बच्चे को घर भेजें, स्कूल से दूर भेजें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में मास्क लगाएं, ये उसी का प्रारूप है। WHO ने जितनी गाइडलाइन जारी की बिल्कुल ठीक है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में संदर्भ में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अपने घर को प्रॉपर्ली वेंटिलेट करें। अभी ठंड के मौसम में लोगों ने क्या किया है, हर तरफ से खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। अगर कोई भी इन्फेक्शन किसी व्यक्ति के साथ अंदर आया तो वहीं पे रिटेन हो जाता है। क्रॉस वेंटिलेशन आपके घर का जरूर हो, धूप जरूर आए आपके घर में, ये सब डेसिकेट करता है और वायरस डीएक्टिवेट होता है। और एक चीज ये करना है कि जैसे जो स्लम में रहते हैं वो एक ही रूम में काफी लोग इकट्ठे बैठे रहते हैं, उनसे ये निवेदन है कि धूप में जाए, बैठें और अपने घर को प्रॉपर्ली वेंटिलेट होने दें और वहां पे क्लस्टरिंग ना हो। क्लस्टरिंग एक बहुत बड़ा कारण होता है इसको फैलने का। ये प्रिकॉशन लें। जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया बिल्कुल सही है। मैंने बार बार कहा है कि चीन में जो ये वायरस भी आउटब्रेक हो रहा है, इसका रीजन 2 है। एक, लॉकडाउन इन्होंने दिसंबर 22 में उठाया, जिसके कारण हम कहते हैं इम्यूनिटी डेथ, और दूसरा लॉकडाउन एग्जिट वेव होता है। जहां भी लॉकडाउन खत्म किया गया तो आपने देखा होगा लॉकडाउन खत्म होने के बाद भारत में भी कॉमन फ्लू वायरस की समस्या आई, सर्दी नजला हुआ, और उसमें सोशल मीडिया पे मीम्स चला, कहीं ये वो तो नहीं, मतलब कोविड तो नहीं। तो ये कोविड नहीं था, लेकिन चाइना के बच्चों ने, चाइना के एडल्ट ने ये फेस नहीं किया कि उनको फ्लू पिछले 3 साल से हुआ है। तो अभी बिल्कुल वर्जिन कम्युनिटी उनकी पड़ी हुई है जिसमें फ्लू फैल रहा है। तो भारत में होने की संभावना कम है, इसमें कोई दो मत नहीं। ठीक है डॉक्टर सतवीर, देखिए एक थोड़ी बहुत राहत की बात यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, जिस तरह से गाइडलाइन WHO ने जारी की है उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय का भी बयान सामने आया है कि भारत में फैलने के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन एहतियात बनाए रखनी है, बचाव के उपाय हमें करते रहने हैं। निश्चित रूप से कम जरूर है, लेकिन जीरो नहीं है। प्रिकॉशन, पूरी सावधानी लेनी जरूरी है। अगर किसी बच्चे को थोड़ी सी भी खांसी है, उसको स्कूल से, घर से आइसोलेट करना जरूरी है। जैसे डॉक्टर अंशुम अभी बता रहे थे कि हवादार जगह पर बैठें, खाना पीना ठीक रखें, और एंटीबायोटिक बिल्कुल ना लें जब तक डॉक्टर ना कहे, क्योंकि इस वायरस को एंटीबायोटिक मार नहीं सकते। इस वायरस को, किसी भी वायरस को एंटीबायोटिक असर नहीं करते जो हमारे पुराने एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक लेने का कोई फायदा नहीं है, उससे हमारी इम्यूनिटी में भी कोई फायदा नहीं होता। एंटीबायोटिक तभी ले जाते हैं जब वायरस इन्फेक्शन है, उसके ऊपर सेकेंडरी इन्फेक्शन, दूसरी इन्फेक्शन ऊपर आ जाती है, तब हम एंटीबायोटिक लेते हैं। अदरवाइज एंटीबायोटिक लेने का या और भी कोई दवाई लेने का कोई फायदा नहीं, सिवाय विटामिन सी, जिंक या कुछ जैसे इम्यूनिटी बढ़ाने की जो चीजें हैं, चाहे देसी हैं चाहे एलोपैथिक हैं, वो ले सकते हैं। उसके अलावा कोई एंटीबायोटिक लेने का कोई फायदा नहीं। चलिए, मैं बहुत शुक्रिया करूंगी डॉक्टर सतवीर, आपका भी, डॉक्टर अंशुमन आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों तक इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। तो देखिए, चीन की तरफ से एक नया वायरस तो जरूर फैला है, लेकिन अभी टेंशन की बात यहां पर नहीं है। लेकिन हाँ, जो गाइडलाइंस WHO की तरफ से जारी की है, जैसे कि साफ सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, अगर आप उनको अपनाते हैं तो हम भारत में इस वायरस को फैलने से रोक सकते हैं, बल्कि भारत में इस वायरस को आने से भी रोक सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।